नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखें। और तो अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो मेरा चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन वीडियो के नीचे दिया गया है राइट हैंड साइड पे, कृपया उसको प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है भारत का, जिसकी एक रिपोर्ट है 2018 की 2018 की, जिसमें उसने कहा कि पूरे देश में उस साल मतलब 2018 में 2018 में करीब 50 लाख रिपोर्टेड क्राइम्स हुए हैं। तो दोस्तों 50 लाख एक साल में अपराध होना ये बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा है। तो इसीलिए कानून का हमको ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है वो भी हमें थोड़ी बहुत मालूम होना चाहिए, ताकि हम किसी मुसीबत में ना पड़े। क्योंकि कानून ये मानता है कि अगर आपको कानून का ज्ञान नहीं है तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। हमारे देश में जो जितने एक्ट्स अधिनियम हैं वो करीब 5,500 से ज़्यादा हैं, और जो कानून हैं वो करीब 1200 कानून हैं। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि देश में कानून का होना ज़रूरी है। समाज में लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। समाज में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। और बुरे लोग बुरा काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए और अच्छे लोगों को शांति से रहने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। और लॉ एंड ऑर्डर जब ज़रूरत पड़ती है तो कानूनों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडियन पीनल कोड 1860। इंडियन पीनल कोड ये बनाया गया था ब्रिटिश राज में और इसको लागू किया गया था 1862 में। उसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973, इसको भी भारत सरकार ने बनाया है और इसको 1974 में लागू किया गया है। इंडियन पीनल कोड एक सब्सटेंटिव लॉ है, मतलब एक आधारभूत कानून है, मूल कानून है, मुख्य कानून है, इम्पोर्टेंट कानून है। जितने भी सब्सटेंटिव लॉज होते हैं उनमें अधिकतर राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में चर्चा होती है। आईपीसी में जितने भी अपराध हैं उनकी परिभाषा दी गई है। हत्या है तो वो हत्या को परिभाषित किया गया है, या मारपीट है, किडनैपिंग है, रेप है, डकैती, इन सब को परिभाषित किया गया है और तदनुसार उसकी सज़ा भी मुकर्रर की गई है आईपीसी में। अब ये जो कानून आईपीसी में जितने भी अपराध किए हैं उनको एक तरह से मल्टीपली उसको क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। जैसे कि शरीर संबंधी अपराध में आपकी हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, मारपीट हो गई, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, ये शरीर संबंधी अपराध है। इस तरह प्रॉपर्टी संबंधी अपराध हैं, चोरी हुई या डकैती हो गई, ट्रेसपास, ये सब प्रॉपर्टी संबंधी अधिकार है। उस तरह से इकोनॉमिक से संबंधित भी अपराध, इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे कि चीटिंग है, काउंटरफिटिंग है, जाली नोट बनाना है, इस तरह के जो कानून हैं ये सब कानून जो हैं आईपीसी में वर्गीकृत हैं, क्लासिफाइड हैं। और उन सभी कानूनों की अपराध की एक डेफिनेशन दी गई है और डेफिनेशन के साथ साथ उसकी सज़ा भी आईपीसी में मुकर्रर कर दी गई है। तो ये एक सब्सटेंटिव कानून है, मूल कानून है, आधारभूत कानून है, बेसिक लॉ है, इम्पॉर्टेंट है और मुख्य है। सीआरपीसी जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जैसा कि नाम से पता चलता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब प्रोसीजर इसमें दिया गया, प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। ये जो है सीआरपीसी जो है आईपीसी को एनफोर्स करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है, उसको लागू करता है, किस तरह से लागू होना चाहिए। आईपीसी में तो सब्सटेंटिव लॉ जो है किस तरह से लागू किया जाना चाहिए, किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए, किस तरह से एनफोर्स किया जाना चाहिए, ये सब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है। जब कोई अपराध होता है और जो व्यक्ति अपराध करता है, जैसे मान लीजिए कोई आरोपी है, उसके ऊपर किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया है तो वो हुआ आरोपी।
जब आरोपी अपराध करता है और पुलिस में जब रिपोर्ट होती है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है ताकि उसको रिमांड पे रखा जाए या उसको बेल दी जाए। अगर तो उसको बेल नहीं होती और बेलेबल ऑफेंसेस में उसको बेल हो जाती है, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस तो बेल नहीं होगी, और जब बेल नहीं होगी तो पुलिस रिमांड मांगेगी 15 दिन तक, पुलिस कस्टडी 14 दिन तक वो पुलिस कस्टडी में रह सकता है। अगर पुलिस कस्टडी नहीं मिलती है, जज द्वारा पुलिस कस्टडी नहीं दी जाती है, तो उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। और जुडिशियल कस्टडी जो है वो अधिकतम अपराध के मुताबिक, अपराध की गंभीरता के मुताबिक अधिकतम 60 दिन की हो सकती है, या और अधिक से अधिक 90 डेज की हो सकती है। इन दिनों मतलब 60 डेज और 90 डेज में पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, एविडेंस को कलेक्ट करे, और फिर इन निर्धारित दिनों मतलब 60 दिन या 90 दिनों में वो चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत करे ताकि मुकदमे की हियरिंग, मुकदमा शुरू किया जा सके। अगर तो पुलिस अपना काम 60 दिन में और 90 दिन में नहीं करती तो जो आरोपी को जेल में रखा गया है, उसको जो जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, उसको फिर बेल पे रिहा करना पड़ता है। और जब ये मुकदमा शुरू होता है तो पुलिस को किस तरह से काम करना है कि समन्स भेजना है, आरोपी को गिरफ्तार करना है, बेल नहीं मिलना है, पुलिस कस्टडी चाहिए, जुडिशियल कस्टडी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करना है। वहीं पुलिस प्रोसिक्यूटर को भी है कि किस तरह से आप कोर्ट केस चलाएंगे, ऑल एडवोकेट्स किस तरह से केस चलाएंगे। मजिस्ट्रेट भी ये देखेगा कि सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो किए गए हैं कि नहीं, प्रक्रिया पूरी तरह से फॉलो की गई है कि नहीं, ये पूरा सीआरपीसी में दिया गया है। मतलब आरोपी का अपराध सिद्ध करने और उसको सजा दिलवाने तक का जो प्रोसीजर है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, मतलब बारीक से बारीक बात दी गई है। इवन जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो भी जब बहस करेंगे कोर्ट में किसी क्रिमिनल केसेस के मामले में, तो वो सीआर प्रोसीजर को अक्षरशः फॉलो करेंगे, वर्ड बाय वर्ड दे हैव टू फॉलो सीआरपीसी एवन। और मजिस्ट्रेट जो है वो इंश्योर करेंगे कि सीआरपीसी के प्रावधानों को फॉलो किया गया है। आईपीसी के प्रावधानों को एनफोर्स करने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए सीआरपीसी को फॉलो किया गया, क्योंकि सीआरपीसी में पुलिस की ड्यूटीज़ बताई गई हैं, पुलिस के किस तरह से काम करना वो बताया गया है, मजिस्ट्रेट के क्या पावर्स हैं ये सीआरपीसी में बताया गया है। एडवोकेट्स को भी सीआरपीसी फॉलो करके ही बहस करनी है, गवाहों को गवाहों के क्रॉस एग्जामिन करना है, वो सब सीआरपीसी में उनको दिया गया है। एविडेंस को जांच करनी है, जो भी है वो सब सीआरपीसी में दिया गया है। तो इसका उदाहरण मैं एक तरह से इस तरह से दूंगा कि आरोपी को अपराधी साबित करना और अपराधी से सजा तक ले जाना, ये सीआरपीसी में दिया गया है। मतलब एक प्रक्रिया दी गई है और ये प्रक्रिया अच्छी तरह से फॉलो होनी चाहिए। एक तो, और दूसरा छोटा सा उदाहरण मैं और दूंगा आपको ताकि जल्दी समझें। हालांकि ये उदाहरण थोड़ा सा आपको बचकाना लगेगा, लेकिन ये उदाहरण इस उदाहरण से आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए आपको कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना है, जहाँ भी जाना है, घर से आपको कॉलेज या ऑफिस कहीं जाना है, और घर और ऑफिस या कार्यालय या कॉलेज, ये समझ लीजिए कि ये सब्सटेंटिव लॉ है, मतलब ये एक मूल चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब घर से आप ऑफिस जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो आप किस तरह से जाएंगे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मोटरसाइकिल से जाते हैं, घर से निकलते हैं, आप पहले तो तैयार होंगे, फिर अपनी बुक्स रखेंगे, कॉलेज जा रहे हैं तो अपना मोटरसाइकिल देखेंगे कि उसमें हवा है, कि टायरों में हवा है या नहीं है, गाड़ी के टैंक में पेट्रोल है या नहीं है, ब्रेक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, लाइट्स ठीक से काम कर रही है कि नहीं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस वगैरह के कागजात हैं या नहीं, ये आप देखेंगे। और जब आप चलेंगे तो रोड के रूल्स भी फॉलो करेंगे, सिग्नल्स फॉलो करेंगे, तब जाके आप अपने गंतव्य को पहुंचेंगे। तो अगर तो आप अपने घर को और ऑफिस को अगर सब्सटेंटिव लॉ मानते हैं, तो जो प्रोसीजर आपने अपनाया वहाँ जाने का, वो जो है सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है। मतलब आपने क्या प्रक्रिया अपनाई है और प्रक्रिया को आपने अक्षरशः फॉलो किया है, तब जाके आप अपने गंतव्य पहुँचे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सब्सटेंटिव लॉ को एनफोर्स करना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, उसके अप्लाई करना प्रॉपरली, ये सीआरपीसी में दिया गया है। आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें
और वीडियो के बारे में आप नीचे कमेंट करें। और तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो कृपया इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड पे रेड बटन दिया गया, उसको दबाएं और दबाने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।